नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मध्यकालीन भारत के अंतर्गत तुर्कों का आक्रमण ये टॉपिक पढ़ाएंगे। तुर्कों का आक्रमण। अब देखिए, सबसे पहले हम तुर्कों के उदय के बारे में बताते हैं कि किस तरह से तुर्कों का उत्कर्ष होता है। देखिए, ये जो तुर्क थे ये मध्य एशिया के रहने वाले एक खाना बदोश जात थी। कैसी जात? खाना बदोश, घुमक्कड़ी जात। खाना बदोश कहते हैं जो घूमते टहलती रहती है, तो खाना बदोश जात थी ये तुर्क। ठीक है, बड़े बड़े जंगल में रहते थे, कबीले के साथ घूमते टहलते थे, तो थोड़ा इनका जंगली स्वरूप यानी बर्बर भी थे। ठीक है, लेकिन इनमें वीरता, साहस, ये सारी चीज़ें भी थी। आगे चल करके जब आप देखेंगे कि इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम का विस्तार होने लगा, तो 8वीं शताब्दी में तुर्कों ने क्या किया कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ये तुर्क जो एक खाना बदोश जात थी, और 8वीं शताब्दी में ये खाना बदोश जात क्या कर लिया? इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, इस्लाम को मानने वाले हो गए। फिर आगे चल करके अब्बासी खलीफाओं के राज्य में ये एक तरह से महल रक्षक और पेशेवर सैनिक के रूप में नियुक्त होने लगे। क्योंकि वीर थे, साहसी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी ये गुण था, तो इनको इस्लामी राज्यों में महल रक्षक, महलों की सुरक्षा में या पेशेवर सैनिक के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब शहरी जीवन के संपर्क में आए तो ये एक नागरिक जीवन जीने लगे, और आगे चल करके जो इनके वंशज हुए वो अपेक्षाकृत पढ़े लिखे। परिणाम क्या हुआ कि ये लोग जो है अब प्रशासन में भी नियुक्त होने लगे। ठीक है, पहले महल रक्षक, पेशेवर सैनिक के रूप में, फिर आगे जब पढ़ लिख लिए तो प्रशासन में नियुक्त होने लगे। इसी समय अगर आप देखें तो ईरान, इराक और उसके पूरब के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि एक सामान्य राज्य का उदय हुआ। ये एक सामान्य राज्य का उदय होता है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में तुर्क जो है प्रशासक के रूप में नियुक्त होते हैं। सामान्य राज्य में बड़ी संख्या में तुर्क किस रूप में नियुक्त होते हैं? प्रशासक के रूप में। ठीक है, और इन्हीं तुर्क प्रशासकों में आगे चल करके एक था अलप्तगीन। और जब सामान्य राज्य कमज़ोर पड़ा, इस वंश के राजा कमज़ोर हुए, तो अलप्तगीन जो है सामान्य राजाओं की कमज़ोरी का लाभ उठा करके गजनी को केंद्र बनाया। अफ़गानिस्तान में गजनी को केंद्र बनाया, और गजनी को केंद्र बना करके तुर्कों के पहले स्वतंत्र राज्य की नींव रख दी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 962 ईस्वी में अलप्तगीन ने तुर्कों के पहले स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तुर्कों के प्रथम स्वतंत्र राज्य का संस्थापक। प्रश्न अब सीधा यहाँ से मिलेगा कि तुर्क राज्य का संस्थापक कौन था? तुर्कों का प्रथम शासक कौन था? उत्तर क्या देंगे? अलप्तगीन। तो तुर्क कौन थे ये मैंने आपको बताया कि तुर्क कौन थे। मध्य एशिया की खाना बदोश जात थी। 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्वीकार किया। प्रारंभ में महल रक्षक, पेशेवर सैनिक के रूप में कार्य प्रारंभ किए। जब पढ़ लिख लिए तो प्रशासन में नियुक्ति होने लगी। सामान्य राज्य में बड़ी संख्या में तुर्कों को प्रशासक के पद पर नियुक्त किया गया। उन्हीं में से एक अलप्तगीन था। और जब सामान्य राज्य कमज़ोर हुआ तो गजनी को इसने केंद्र बनाया,
और तुर्कों के पहले स्वतंत्र राज्य की स्थापना 962 ईस्वी में इसने कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि तुर्क राज्य कैसे स्थापित होता है, वो प्रक्रिया हमने पूरा बताया, बहुत क्रमबद्ध तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब तुर्कों का प्रथम शासक, तुर्क वंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। अभी समय इसका 962 से 63 था। ये तो ये तुर्क वंश का संस्थापक था और इसने गजनी को राजधानी बनाई, गजनी को केंद्र बनाया और यहीं से शासन करना प्रारंभ किया। तो इस रूप में इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, यहीं से प्रश्न मिल जाएगा। आगे अलप्तगीन के बाद इसका पुत्र इस्तिहाक शासक बना, लेकिन बहुत योग्य शासक नहीं हुआ। अलप्तगीन के बाद आप देखेंगे कि बलक्तगीन ये शासक हुआ, फिर पेराई शासक हुआ और अंततः सुबुक्तगीन इस वंश में शासक हुआ। यानी अलप्तगीन के बाद एक योग्य शासक के रूप में सुबुक्तगीन आता है। ठीक है, बीच में इस्तिहाक, बलक्तगीन, पेराई ये सब शासक होते हैं, लेकिन अलप्तगीन के बाद वास्तविक रूप में सुबुक्तगीन ही मुख्य रूप से शासक होता है। और 977 से लेकर 997 तक 20 वर्षों तक ये सुबुक्तगीन का शासन रहा। सुबुक्तगीन ने भी गजनी को केंद्र बनाया था, यहीं से शासन किया इसने। ठीक है, प्रारंभ में सुबुक्तगीन अलप्तगीन के तुर्क अधिकारियों में से एक था, इसी के अधीन ये नियुक्त हुआ था और 977 में यह स्वतंत्र शासक बन गया। ठीक है, अब सुबुक्तगीन के समय में 986 ईस्वी में भारत में हिंदू शाही वंश का राज्य था। हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल ने गजनी राज्य पर आक्रमण किया, सुबुक्तगीन के राज्य पर। लेकिन उसी समय एक भीषण झंझावात यानी तूफान आ जाता है, जिसमें जयपाल की सेना छिन्न भिन्न हो गई और जयपाल को समझौता करके वापस लौटना पड़ा। आगे चल करके सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया और कुछ क्षेत्रों को लूटपाट करके वापस आया। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। इसके दो बेटे थे, एक बेटे का नाम तो अब्दुल कासिम महमूद था, जो महमूद गजनवी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा इस्माइल। सुबुक्तगीन के ये दो पुत्र थे, अब्दुल कासिम महमूद या महमूद गजनवी और दूसरा इस्माइल। दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उस युद्ध में अब्दुल कासिम महमूद गजनवी विजयी हुआ और फिर सुबुक्तगीन के बाद अब्दुल कासिम महमूद गजनवी ही गजनी का शासक बना। अब आगे हम महमूद गजनवी के बारे में देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक। ठीक है, यह महमूद गजनवी का शासनकाल था। अब महमूद गजनवी के बारे में अगर आप देखें तो गद्दी पर बैठने के एक वर्ष के अंदर ही ये बगदाद के अब्बासी खलीफा अल कादिर बिल्लाह से मंसूर प्राप्त किया। ठीक है, ये खलीफा का नाम है, ध्यान रखिएगा। अल कादिर बिल्लाह कौन है? ये अब्बासी वंश के खलीफा है, बगदाद इनकी राजधानी है। और महमूद गजनवी शासक बनने के एक वर्ष के अंदर ही खलीफा अल कादिर बिल्लाह से क्या प्राप्त करता है? मंसूर। अब यहाँ मंसूर से क्या तात्पर्य है? इसका वास्तविक अर्थ होता है मानाभिषेक पत्र। मानाभिषेक पत्र।
ठीक है। ये तो मानाभिषेक पत्र, या दूसरे और सरल शब्दों में कहें मान्यता पत्र, यानी खलीफा ने इसे शासक के रूप में मान्यता प्रदान की, क्योंकि खलीफा कौन है? संसार के सभी मुसलमानों का धार्मिक प्रधान है, और इस तरह से खलीफा से मंसूर प्राप्त करना एक गौरव की बात समझी जाती थी। तो महमूद गजनवी ने 1 वर्ष के अंदर ही खलीफा अल कादिर बिल्लाह से मंसूर यानी मान्यता पत्र प्राप्त कर लिया। अब खलीफा ने इसे 2 उपाधियां दी। एक तो इसे अमीनुल मिल्लत की उपाधि दी, अमीन उल मिल्लत। अमीनुल मिल्लत का मतलब क्या होता है? मुसलमानों का रक्षक, ठीक है। अमीनुल मिल्लत मुसलमानों का रक्षक। और दूसरा यामिन उद्दौला, इसका अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है साम्राज्य का दाहिना हाथ। और इसको वास्तविक अर्थ में अगर आप देखें तो ये कह सकते हैं कि खलीफा का दाहिना हाथ, खलीफा का विश्वास पात्र व्यक्ति है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये खलीफा ने महमूद गजनवी को 2 उपाधियां प्रदान की, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इन उपाधियों से एक तो मंसूर प्राप्त हुआ, उपाधियां खलीफा से मिली, तो महमूद गजनवी बिल्कुल फूला ना समाया, और उसने आप देखेंगे कि बुत सकीन की उपाधि धारण की। बुत सकीन, मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो ये बुत सकीन की उपाधि इसने धारण की, और फिर इसने घोषणा की कि मूर्ति पूजकों के देश भारत में मैं वार्षिक अभियानों का नेतृत्व करूंगा, वार्षिक सैन्य अभियानों का नेतृत्व करूंगा। तो इस तरह से फिर भारतीय अभियान इसने प्रारंभ कर दिए। अब महमूद गजनवी के भारतीय अभियानों को अगर देखें तो महमूद गजनवी जो है 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए। ये देखिए, महमूद गजनवी ने के भारतीय अभियानों को देखेंगे तो 1000 से शुरू करता है, अंतिम आक्रमण 1027 में, और इस बीच में कुल 17 बार भारत पर इसने आक्रमण किया। एक तो ये चीज। अब इसके आक्रमणों का उद्देश्य अगर देखा जाए तो इसके समकालीन इतिहासकारों ने, जो इसके दरबारी विद्वान थे, उन्होंने लिखा है कि इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, मूर्ति पूजा समाप्त करने के लिए इसने भारत पर आक्रमण किए, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो ये इसके अभियानों का मुख्य उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना नहीं था, क्योंकि ये मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, और उन क्षेत्रों में अभियान या साम्राज्य विस्तार के लिए इसे धन की ज़रूरत थी। तो वास्तविक रूप में महमूद गजनवी के भारतीय अभियानों का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त करना था, ठीक, ये मुख्य उद्देश्य है। अब यद्यपि धन, इस समय भारत में मंदिरों में अकूत धन रहता था, तो वो मंदिरों पर आक्रमण करता था, तो मंदिर तोड़ता था, मूर्ति तोड़ता था, तो वो दूसरा उद्देश्य भी कि चलो मूर्ति पूजा को समाप्त करना, वो उद्देश्य, तो वो दूसरा उद्देश्य हो जाता है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य धन प्राप्त करना ही था। तो धन प्राप्त करने के लिए निरंतर महमूद गजनवी ने भारत पर अभियान किया, ठीक है। सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में ये आता था, और मार्च अप्रैल महीने तक ये वापस लौट करके चला जाता था, ठीक है। चलिए अब इसके अभियानों के बारे में हम
चर्चा करते हैं। इसका पहला अभियान तो 1000 ईस्वी में हुआ, यद्यपि ये महत्वपूर्ण अभियान नहीं था। ये सीमा के कुछ क्षेत्रों की लूटपाट की और लूटपाट करके ये वापस चला जाता। इसके बाद इसका दूसरा अभियान जो हुआ 1001-2 ईस्वी में, 1001-2 ईस्वी में इसने हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया। इस समय हिंदू शाही वंश की राजधानी वैहंद या उद्भंडपुर थी। ये हिंदू शाही वंश था, राज्य था, और इनकी राजधानी कहाँ थी? वैहंद। वैहंद का मतलब ये पाकिस्तान में पड़ेगा, पेशावर के आसपास, ठीक है। तो ये इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण हिंदू शाही राज्य पर हुआ। इस समय हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल था। जयपाल के साथ इसका भीषण युद्ध हुआ, बड़ी वीरता के साथ जयपाल लड़ा, लेकिन जयपाल युद्ध में पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। महमूद गजनवी ने जयपाल को बंदी बना लिया। अंत में 50 हाथी और 2.5 लाख स्वर्ण मुद्रा, 2.5 लाख दीनार क्या थे? स्वर्ण मुद्रा। तो इतना देने की शर्त पर महमूद गजनवी ने जयपाल को मुक्त कर दिया, रिहा कर दिया, ठीक है। एक तो ये। दूसरी चीज़ यह है कि जयपाल अपनी इस पराजय के अपमान को सहन नहीं कर पाया और अंततः इसने स्वनिर्मित चिता में जल करके आत्महत्या कर ली, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि आप देखेंगे कि वो हिंदू शाही वंश का कौन सा शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित होने के बाद आत्महत्या कर ली थी? तो यही है, जयपाल है जो महमूद गजनवी से पराजित होने के बाद आत्महत्या कर लिया था, ठीक है। इस समय जयपाल के एक नाती सुखपाल था, उसको महमूद गजनवी ने बंदी बना लिया था और इसे मुसलमान बना लिया था और इसका नाम रख दिया था नौसा शाह। तो ये जो नौसा शाह है ये वास्तव में जयपाल का नाती था, उसका वास्तविक नाम सुखपाल था। महमूद गजनवी ने इसे मुसलमान बना लिया और उसका नाम रख दिया नौसा शाह, ठीक है। यद्यपि बाद में ये इस्लाम धर्म का त्याग करके पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो महमूद गजनवी के छिटपुट आक्रमण होते रहे, और 1006 ईस्वी में इसका मुल्तान पर आक्रमण होता है, ठीक है। अब इस समय मुल्तान में शिया संप्रदाय के करमाथी वंश का शासन था। तो ये जो करमाथी वंश है ये मुसलमानों के शिया संप्रदाय का वंश था और इस करमाथी वंश का जो है अब्दुल फतेह दाऊद ये शासन कर रहा था। तो महमूद गजनवी ने जिस समय मुल्तान पर आक्रमण किया उस समय मुल्तान का शासक कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद था, ठीक है। इसने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया और एक तरह से वार्षिक कर देने और सुन्नी सिद्धांतों को पालन करने की शर्त पर इसका राज्य इसे वापस कर दिया गया था, ठीक है। एक 1008-9 में महमूद गजनवी ने पुनः हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक आनंदपाल था, जयपाल का पुत्र था आनंदपाल, ये था। और फिर आप देखेंगे कि वैहंद के निकट भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में आनंदपाल पराजित हुआ और अपनी राजधानी छोड़ करके इसे भागना पड़ा और इस तरह से महमूद गजनवी का सिंध से लेकर के और नगरकोट तक के क्षेत्र पर अधिकार हो गया। आनंदपाल भाग करके पंजाब आया और नंदाना को अपनी राजधानी बना ली थी, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि 1013 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हरियाणा स्थित थानेश्वर पर आक्रमण किया। क्योंकि थानेश्वर मंदिरों का नगर था
और यहाँ इसे पता चला कि अत्यधिक धन है, तो उसने थानेश्वर पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। ठीक है। रास्ते में डेरा के शासक राजा राम ने महमूद गजनवी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा और इसने थानेश्वर के मंदिरों की भीषण लूटपाट की। ठीक है, मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों की लूटपाट की। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसने 1014 में नंदाना पर भी आक्रमण कर दिया और इस समय नंदाना में त्रिलोचन पाल का शासन था। ये बिना युद्ध किए ही कश्मीर की तरफ भाग गया और महमूद गजनवी त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल से युद्ध किया, भीमपाल को पराजित कर नंदाना पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे कि 1015 से 1021 के बीच में महमूद गजनवी 2 बार कश्मीर पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ इसे सफलता नहीं मिली। कश्मीर अभियान इसका असफल रहा है। इसके बाद महमूद गजनवी ने गंगा घाटी में प्रवेश किया। एक 1018-19 में महमूद गजनवी ने गंगा घाटी पर आक्रमण किया। ठीक है, सबसे पहले इसने बरन, जो आजकल बुलंद शहर है, बरन पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक हरदत्त बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद फिर इसने मथुरा पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक कुलचंद्र वीरता के साथ युद्ध किया। युद्ध में ये पराजित हुआ और आत्महत्या कर ली। फिर इसने कन्नौज पर आक्रमण किया। इस समय कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था और ये बिना युद्ध किए ही कन्नौज छोड़ करके भाग गया और महमूद गजनवी ने कन्नौज की भीषण लूटपाट की। तो इस तरह से ये गंगा घाटी के प्रमुख राज्यों की लूटपाट की। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि इसने 1020-21 ईस्वी में बुंदेलखंड यानी कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर इस समय चंदेलों के अधिकार में था। ठीक है, और विद्याधर, चंदेल शासक विद्याधर था। ठीक है, तो 1020-21 में महमूद गजनवी का कालिंजर पर आक्रमण होता है और इस समय कालिंजर का शासक कौन था? विद्याधर था। अब विद्याधर युद्ध भूमि में इसका मुकाबला करने के लिए पहुंचा। युद्ध भूमि में विद्याधर ने सर्वछार की नीति अपनाई। इस नीति के तहत इसने क्या किया कि जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, अपनी सेना को लगातार पीछे हटने का आदेश देता रहा। अंत में इसकी इस नीति से घबरा गया महमूद गजनवी। उसे लगा कि पीछे कहाँ तक ले जाएगा, कोई ऐसी जगह ले जाए जहाँ से निकलना मुश्किल है। तो उसने समझौता करने की पेशकश कर दी। अंत में दोनों में समझौता हो गया। नाम मात्र का उपहार लेकर महमूद गजनवी कालिंजर से वापस चला जाता है। तो इस तरह से कालिंजर अभियान भी इसका सफल नहीं रहा। फिर आप देखेंगे कि महमूद गजनवी का जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ 1024-25 में इसने गुजरात स्थित सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण। ये इसका सभी आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण ये माना जाता है। जिस समय 1024-25 में इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया, उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। ठीक है, जिसकी राजधानी अन्हिलवाड़ा थी। गुजरात की राजधानी यही थी उस समय। जैसे महमूद गजनवी गुजरात पहुंचा, भीम प्रथम अपनी राजधानी से भाग गया, कच्छ क्षेत्र में जाकर शरण लिया। और पहले तो महमूद गजनवी अन्हिलवाड़ा पर अधिकार किया, कुछ दिन तक यहाँ आराम किया और उसके बाद फिर ये सोमनाथ मंदिर पहुँचा।
3 दिनों के युद्ध के बाद सोमनाथ मंदिर पर इसका अधिकार हो गया और मंदिर को तोड़ करके अत्यधिक धन प्राप्त किया। इतिहासकारों का मानना है कि अपने सभी अभियानों में ये सर्वाधिक धन प्राप्त किया, नंबर 1, और इतना धन प्राप्त किया कि उसका वर्णन करना कठिन है, यानी कितना ले गया ये वर्णन से परे है। तो इतना धन जो है ये सोमनाथ के मंदिर से ले गया था। अब जब ये सोमनाथ से गजनी वापस जा रहा था तो रास्ते में सिंध की निचली घाटी में जाटों ने इसे रोकने का प्रयास किया। उस समय तो महमूद गजनवी सुरक्षात्मक नीति अपनाकर किसी तरह गजनी वापस पहुंच गया, क्योंकि साथ में धन था इसलिए युद्ध करना उचित नहीं समझा। लेकिन जब गजनी पहुंच गया तो उसके बाद फिर 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी अंतिम बार भारत आया, और वो जाटों के विरुद्ध, क्योंकि जाट इसे रोकने का प्रयास किए थे। तो 1027 में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था, और ये एक दंडात्मक सैन्य अभियान था। दंड देने के लिए ये सैनिक अभियान था, और इसने जाटों का कठोरता से दमन किया और वापस चला गया। तो ये महमूद गजनवी के कुछ महत्वपूर्ण अभियान हमने बताए। अब महमूद गजनवी के अभियानों का प्रभाव अगर देखें कि इसके अभियानों का क्या प्रभाव पड़ा, तो पहली चीज़ तो यह है कि महमूद गजनवी ने भारतीय शासकों को पराजित करके भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर कर दिया कि भारत के जो राजा हैं वो कमज़ोर हैं। भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर कर दिया, ठीक है, कि भारत के शासक कमज़ोर हैं, इन्हें कभी भी पराजित किया जा सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि इसने भारतीय अभियानों के दौरान सिंध, पंजाब, मुल्तान, इन क्षेत्रों की विजय करके अपने गवर्नर नियुक्त कर दिए, और इस तरह से आप देखेंगे कि भारतीय सीमा पर एक मुस्लिम सत्ता, तुर्क सत्ता स्थापित हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है कि एक तरह से विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया इसने, विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया। कोई भी विदेशी भारत में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि भारत की सीमा पर अब कोई भारतीय शक्ति नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़, इसने भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि उत्तर भारत का धन मध्य एशिया ले गया, और इस तरह से उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई। यहाँ के कला संस्कृति को भी इसने नष्ट किया, हमारे सुंदर मंदिरों को नष्ट किया, वहाँ की संपत्ति लूटी, ये सब। तो इस तरह से भारतीय महमूद गजनवी के भारतीय अभियानों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने आपको बताया कि ये प्रभाव जो है पड़ा। अब महमूद गजनवी को अगर देखा जाए तो महमूद गजनवी जो है यामनी वंश का तुर्क था। यहाँ से भी प्रश्न मिलता है कि महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था, तो किस वंश से संबंधित था? यामनी वंश से संबंधित था, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके दरबार में कई विद्वान रहते थे। इसका जो प्रमुख विद्वान था उतबी, इसका निजी सलाहकार भी था और सरकारी इतिहासकार भी था। तारीख़ यामनी इसने लिखा है अरबी भाषा में, तारीख़ यामनी ये ग्रंथ है, उतबी ने लिखा है, ठीक है, अरबी भाषा में। फिर इसके दरबार का एक कवि था फिरदौसी, ये इसका कवि था, इसने शाहनामा लिखा है फारसी भाषा में, ठीक है, शाहनामा। और एक अन्य विद्वान अलबरूनी इसके समय में था। अलबरूनी का वास्तविक नाम तो अबू रैहान था, क्योंकि ये गजनी से बाहर का निवासी था, ख्वारिज्म का रहने वाला था, गजनी में बस गया था, गजनी में रहने लगा था, तो इसको लोग अलबरूनी, जिसका अर्थ होता बाहरी,
तो बाहरी था इसलिए इसको अलबरूनी कहने लगे, फिर इतिहास में इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आ गया था, कई वर्षों तक भारत में रहा, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया इसने, और अंत में इसने अरबी भाषा में तारीख़ हिंद या किताबुल हिंद लिखा। तारीख़ हिंद, इसी को किताबुल हिंद कहते हैं, अरबी भाषा का ग्रंथ है और 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहलाता है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये कुछ विद्वान हैं जो महमूद गजनवी के समकालीन थे। महमूद गजनवी के जितने भी भारतीय अभियान हुए वो सब खैबर दर्रे के रास्ते से हुए, यानी मध्य एशिया से, गजनी से जब आता था तो ये खैबर दर्रे को पार करके तब भारत में प्रवेश करता था। तो ये हमने आपको महमूद गजनवी का आक्रमण बताया। अब तुर्कों के आक्रमण में महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद आप देखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमणकारी था मोहम्मद गोरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम उर्फ मोहम्मद गोरी 12वीं शताब्दी में मध्य एशिया में ये गौर राजवंश का उदय हुआ, गौर राज्य का उदय हुआ। 1163 ईस्वी में अगर देखा जाए तो गयासुद्दीन बिन साम ये गौर राज्य का, ये एक राज्य था, शासक बनता है, ठीक है। और गौर राज्य के शासक होने के नाते कुछ विद्वान इन्हें गोरी कहते हैं। तो गोरी कोई वंश नहीं है, बल्कि गौर क्षेत्र पर शासन करने के कारण इन्हें गोरी कहा गया है, ठीक है। अब यही गयासुद्दीन बिन साम ने क्या किया, गजनी पर आक्रमण किया। गौर राज्य से भिन्न था गजनी राज्य, गजनी पर आक्रमण किया और गजनी पर अधिकार कर लिया इसने। और गजनी पर अधिकार करने के बाद इसने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को शासक नियुक्त कर दिया है, और यही मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये तो गयासुद्दीन बिन साम जो गौर राज्य का शासक था, इसने गजनी पर आक्रमण किया, गजनी के शासक को पराजित करके गजनी पर अधिकार कर लिया। और गजनी पर अधिकार करने के बाद गजनी को अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को सौंप दिया, वो शासक बन गया यहाँ का। और यही शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम को ही मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये गजनी का शासक। अब मोहम्मद गोरी गजनी का शासक बन गया। मोहम्मद गोरी के वंश का नाम संसबानी था। जैसे महमूद गजनवी यामनी वंश का तुर्क था, तो मोहम्मद गोरी किस वंश का तुर्क था, तो उत्तर देंगे कि ये संसबानी वंश का तुर्क था, ठीक है। अब मोहम्मद गोरी गजनी का शासक बनने के बाद उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। देखिए, मोहम्मद गोरी ने गजनी को केंद्र बनाकर भारत पर अनेकों आक्रमण किए, और इसके भारतीय अभियानों का उद्देश्य अगर देखें तो इसके भारतीय अभियानों का उद्देश्य था भारत में तुर्क राज्य की स्थापना करना। जैसे महमूद गजनवी का उद्देश्य था धन लूटना, भारत की संपत्ति को लूटना, लेकिन मोहम्मद गोरी के भारतीय अभियानों का उद्देश्य, भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत में तुर्क राज्य की स्थापना करना था, ठीक है। ये इसका उद्देश्य था। मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में भारतीय अभियानों की शुरुआत की, और सबसे पहले इसने मुल्तान विजय की।
मुल्तान में चूंकि करमाथियों का शासन था, तो इसने करमाथियों को पराजित करके मुल्तान पर अधिकार कर लिया। ये इसकी पहली विजय। प्राय ये प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी की प्रथम विजय इनमें से कौन थी? मुल्तान, पंजाब, गुजरात, इस तरह से। तो ये इसकी पहली विजय थी। इसके बाद इसने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का शासक भीम द्वितीय था और कासहृद एक जगह का नाम है, यहीं युद्ध हुआ था। तो 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। कासहृद के मैदान में दोनों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो गुजरात अभियान असफल रहा। गुजरात अभियान के दौरान मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा, हार गया और फिर ये गजनी वापस भागना पड़ा। किसी तरह अपने सैनिकों के साथ सुरक्षित होकर के बच गया और वापस चला गया। और भारत में ये इसकी पहली पराजय है। अब देखिए, अगर ये इम्पॉर्टेंट है पहली विजय, तो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है मोहम्मद गौरी की पहली पराजय। तो मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय कहाँ मिली थी? गुजरात में मिली थी। इसके बाद फिर 1179 में मोहम्मद गौरी ने पेशावर पर आक्रमण किया और पेशावर को जीत करके अपने अधीन कर लिया। 1181 में इसने पंजाब पर आक्रमण किया। इस समय पंजाब में गजनी वंश का खुसरो मलिक शासन कर रहा था। एक्चुअली महमूद गजनवी ने ही पंजाब की विजय की थी और अपने गवर्नरों की नियुक्ति शुरू की थी। उसी समय से पंजाब में गजनी वंश का शासन था और अभी तक गजनी वंश का ही शासन चला आ रहा था। तो जिस समय मोहम्मद गौरी ने पंजाब पे आक्रमण किया, उस समय यहाँ गजनी वंश का खुसरो मलिक शासक था। खुसरो मलिक इस समय युद्ध करने के बजाय बहुत सारे उपहारों के साथ मोहम्मद गौरी के सामने उपस्थित हुआ और उससे नाम मात्र की अधीनता उसकी स्वीकार कर ली। इस समय तो मोहम्मद गौरी वापस चला गया, लेकिन उसका उद्देश्य चूँकि भारत में तुर्क राज्य की स्थापना करना है, तो उसे लगा कि पंजाब को जीतना जरूरी है। बिना पंजाब को जीते हम गंगा घाटी में जा ही नहीं सकते। और इसलिए 1186 में इसने पुनः पंजाब पर आक्रमण किया और खुसरो मलिक को पराजित करके बंदी बना लिया। इसके साथ विश्वासघात हुआ और इसको जो है बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद कुछ दिन बाद इसकी हत्या कर दी गई और इस तरह से पंजाब पर इसका अधिकार हो गया। तो 1186 में मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। जिस समय मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर अधिकार किया, उस समय दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान था और दिल्ली की सीमा पंजाब की सीमा से लगती थी। ठीक है, पंजाब में भटिंडा का जो किला था वो सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और उस पर पृथ्वीराज चौहान अधिकार करना चाहता था और उसी मुद्दे पर फिर मोहम्मद गौरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तो तराइन पंजाब में है, ठीक है, और ये युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध बड़ा भीषण युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। मोहम्मद गौरी हार गया, पंजाब से भागना पड़ा, गजनी भाग गया। लेकिन मोहम्मद गौरी हारने के बाद भी हार नहीं मानी और उसने अपनी कमियों को दूर किया, अश्वसेना में वृद्धि की, लापरवाह सेनापतियों को हटाया और फिर आप देखें अगले वर्ष पुनः वो पंजाब आ गया और पृथ्वीराज चौहान को चुनौती दी और फिर आप देखेंगे कि उसी मैदान में फिर से युद्ध हो गया, तराइन का द्वितीय युद्ध।
1192। ये भी बड़ा भीषण युद्ध हुआ, लेकिन मैदान वही, सेना वही, सब कुछ वही, परिणाम बदल गया। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान युद्ध में पराजित होने के बाद आत्मसमर्पण कर दिए। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली। पृथ्वीराज चौहान के सिक्कों से पता चलता है कि उसके सिक्कों में मोहम्मद गोरी का नाम भी अंकित है। इसका मतलब है कि उसने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, तो परिणाम बदल गया और तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। ठीक है, भारतीय इतिहास में तराइन का द्वितीय युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, टर्निंग पॉइंट है। कारण यह है कि इस युद्ध ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक है, इसी के बाद यह निश्चित हो गया था कि भारत में अब तुर्क राज्य की स्थापना जरूर होगी। तो ये दो युद्ध जो है मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान से लड़ने पड़े थे। इसके बाद फिर मोहम्मद गोरी गजनी वापस चला गया और फिर 1194 में भारत पर आक्रमण किया और इस बार कन्नौज पर आक्रमण हुआ, कन्नौज राज्य पर। ठीक है, और इस समय कन्नौज राज्य पर यह आक्रमण 1194 में हुआ। इस समय यहाँ का शासक जयचंद्र था। चंदावर के मैदान में युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। और ये युद्ध जो है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया। ये भी माना जाता है कि बहुत भीषण युद्ध लड़ा गया था। अंत में इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ और मारा गया। एक सैनिक की भांति जयचंद युद्ध करते हुए मारा गया और कन्नौज से लेकर काशी तक मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। यद्यप बाद में मोहम्मद गोरी ने जयचंद के पुत्र हरिश्चंद को राज्य लौटा दिया, उसे अपनी अधीनता में ले लिया। तो इस तरह से कन्नौज राज्य पर भी इसका आधिपत्य हो गया। 1195-96 में मोहम्मद गोरी ने राजस्थान स्थित बयाना राज्य पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक कुमारपाल था। छिटपुट युद्ध के बाद कुमारपाल ने भी मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार की और कुछ क्षेत्र अपने राज्य में से मोहम्मद गोरी को दे दिए। इसके बाद मोहम्मद गोरी फिर गजनी वापस चला गया और 10 वर्षों तक भारत नहीं आया। इस बीच में उसके कुछ सेनापतियों ने विजय अभियान जारी रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक की विजय पहले देखते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था और 1192 में तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने विजित भारतीय प्रदेशों का इसे सूबेदार नियुक्त किया था। ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना करके विजित भारतीय प्रदेशों पर शासन करना शुरू कर दिया था मोहम्मद गोरी के सूबेदार के रूप में। ठीक है, फिर 1196 में ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया। इस समय अजमेर में शासक पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई हरिराज चौहान थे। ठीक है, तो 1196 में ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया। इस समय अजमेर का शासक हरिराज चौहान था। दोनों में युद्ध हुआ। हरिराज चौहान पराजित हुआ और अंततः आप देखेंगे कि अजमेर पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो गया और अजमेर को भी दिल्ली राज्य में मिला लिया गया, तुर्क राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद ऐबक की एक और विजय थी 1202-3 में, जब इसने बुंदेलखंड स्थित कालिंजर पर आक्रमण किया, कालिंजर अभियान। तो ऐबक ने 1202-3 में कालिंजर अभियान किया। इस समय कालिंजर का शासक परमर्दिदेव था, परमर्दिन के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कालिंजर के निकट युद्ध हुआ। अंत में इस युद्ध में परमर्दिदेव पराजित हुआ, मारा गया और बुंदेलखंड क्षेत्र कालिंजर को भी तुर्क राज्य में मिला लिया गया। तो मोहम्मद गोरी के अनुपस्थिति में आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर और कालिंजर क्षेत्र की विजय की। इसी तरह आप देखेंगे कि एक तुर्क आक्रमणकारी था
बख्तियार खिलजी। ये भी मोहम्मद गोरी के साथ आया था और मोहम्मद गोरी की अनुपस्थिति में इसने भी कुछ भारतीय क्षेत्रों पर विजय की। 1197 में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। इस समय बिहार की राजधानी ओदंतपुरी थी और यहाँ का शासक इंदुमन था। ठीक है, ये स्थिति है बिहार की। तो जिस समय बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया, बिहार के शासक इंदुमन अपनी राजधानी छोड़ करके भाग गया और इस तरह से बिहार पर इसका आसानी से अधिकार हो गया। इसी दौरान बख्तियार खिलजी ने नालंदा, विक्रमशिला और सोमपुर, ये बौद्धों के केंद्र थे, बौद्ध विहार थे, इन तीनों जगह के बौद्ध विहारों पर आक्रमण किया और इसी समय बख्तियार खिलजी ने इन बौद्ध विहारों को तहस नहस कर दिया और यहाँ से अत्यधिक धन की लूटपाट की इसने। ठीक है, तो ये इस इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि नालंदा बौद्ध विहार को किसने तहस नहस किया, विक्रमशिला को किसने नष्ट किया, सोमपुर को किसने नष्ट किया, तो उत्तर क्या होगा, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। ठीक है, अब बख्तियार खिलजी का एक और आक्रमण अगर देखें तो बंगाल अभियान। (1205) इस समय बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था। ठीक है, इसकी राजधानी नदिया थी। तो 1205 में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और जब इसकी राजधानी नदिया पहुंचा तो लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ही राजधानी से भाग गया और इस तरह से बंगाल पर भी इसका अधिकार हो गया। तो बिहार और बंगाल विजय का श्रेय किसको है, बख्तियार खिलजी को है। ये भी आपको याद रखना है कि ये दो विजयों का श्रेय जो है वो बख्तियार खिलजी को। तो मोहम्मद गोरी के अनुपस्थिति में उसके दो सेनापतियों ने, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ने विजय अभियान को जारी रखा। ठीक, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, अजमेर विजय किसने की, बुंदेलखंड विजय किसने की, बिहार विजय किसने की, बंगाल विजय किसने की, नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुर को किसने तहस नहस किया। तो ये सीधे प्रश्न आते हैं और सीधे मिलेंगे, याद रखना है आपको। अब यहाँ 1205 ईस्वी में आप देखेंगे कि मुल्तान, सिंध आदि पंजाब, इन क्षेत्रों में, मुल्तान पंजाब क्षेत्र में खोखर जनजात रहती थी और इन्होंने, खोखरों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक है, खोखरों का विद्रोह। अब कुतुबुद्दीन ऐबक खोखरों के विद्रोह का दमन करने में असफल रहा और इसकी सूचना मोहम्मद गोरी को दी गई। तो मोहम्मद गोरी 1205 ईस्वी में पुनः भारत आया। ठीक है, यानी उधर 1195-96 में आया था, उसके बाद 10 साल नहीं आया मोहम्मद गोरी। 1205 ईस्वी में पुनः भारत आया और आप देखेंगे कि रायसाल के नेतृत्व में खोखरों ने विद्रोह कर दिया था और इसने फिर खोखरों के विद्रोह का क्रूरता के साथ, कठोरता के साथ दमन किया, खोखरों को पराजित किया, फिर से शांति व्यवस्था बहाल की। तो ये इसकी अंतिम विजय। तो मोहम्मद गोरी की अंतिम विजय किसके विरुद्ध थी, खोखरों के विरुद्ध थी। ये भी याद रखिए, यहाँ से भी प्रश्न मिलेगा अंतिम विजय के। प्रथम विजय अगर महत्वपूर्ण है तो अंतिम विजय भी महत्वपूर्ण है। ठीक, अब 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी खोखरों का दमन करने के बाद, खोखरों का विद्रोह समाप्त करने के बाद पंजाब से गजनी के लिए वापस रवाना हुआ। ठीक है,
तो 15 मार्च 1206 को 15 मार्च 1206 को दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। कुछ सिया विद्रोही, कुछ खोखर विद्रोही थे जो घात लगाए थे, और दमयक में जो है मोहम्मद गोरी को अकेला पा करके, ये चूँकि एकांत में जाके नमाज पढ़ रहा था सैनिकों से दूर हट करके, और वहीं इसकी हत्या कर दी गई और फिर इसके मृत शरीर को गजनी लाया गया, वहीं इसको दफना दिया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मोहम्मद गोरी ने और उसके सेनापतियों ने भारतीय क्षेत्रों की विजय की और यहाँ तुर्क राज्य स्थापित करने में सफल हो गए। मोहम्मद गोरी के जितने भी भारतीय अभियान हुए वो सभी गोमल दर्रे के रास्ते से हुए। किस रास्ते से होते हैं? गोमल दर्रे के रास्ते से हुए। तो ये मोहम्मद गोरी के भारतीय अभियान थे। तो आज आपको हमने तुर्क कौन थे ये हमने बताया, तुर्क राज्य का संस्थापक कौन था वो हमने बताया, महमूद गजनवी के भारतीय अभियानों के बारे में बताया, उसके उद्देश्य बताए, उसके प्रभाव को बताया, महत्वपूर्ण अभियान कौन कौन हुए वो बताए। ठीक, इसी तरह हमने आपको मोहम्मद गोरी के भारतीय अभियानों के बारे में बताया, उसके उद्देश्य क्या थे, महत्वपूर्ण अभियान कौन कौन थे। और इसके बाद फिर आप देखेंगे कि भारत में तुर्क राज्य की स्थापना हो जाती है और भारत में तुर्क राज्य की स्वतंत्र सत्ता, भाई मोहम्मद गोरी तो गजनी का शासक था। भारत में अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने तुर्क राज्य को स्थापित किया। तो आगे दिल्ली सल्तनत का इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के आगे जो जो राजवंश शासन किए उन सब का पूरा विवरण, पूरा इतिहास जो है आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हम आज के लेक्चर में आपको तुर्कों के आक्रमण के बारे में बताएं। कल हम आपको जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए, पहले उनका राजनीतिक इतिहास, फिर प्रशासन, फिर संस्कृति, इन सब की चर्चा एक एक करके करेंगे। और आज यहीं तक, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।